नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस IQ पर। और इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि भारत में नगरपालिका का इतिहास, इस वीडियो में अपन यही देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नगरपालिका अधिनियम जो है ये पूरा अपन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे और ये जो है निःशुल्क कोर्स रहेगा। और जो भी अपन पढ़ेंगे जिसकी PPT जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल RS विद GS IQ के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आपको नोट्स या बनाने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ये जो टेलीग्राम है RS विद GS IQ इसके अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। अब अपन जो है ये इतिहास, नगरपालिकाओं का इतिहास देखने से पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो अपने सिलेबस में जो है 2 पार्ट रहेंगे। एक तो जीके का रहेगा जो कि 80 नंबर का है, और दूसरा भाग ब जो कि 40 अंक का है। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है और नगरीय निकायों की कुछ योजनाएं हैं। ये हम अपन जो है ये भाग ब को बहुत बेहतरीन तरीके से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में अपने क्या क्या है, भाग ब में क्या क्या सिलेबस के अंदर है। तो देखो, जो नगरपालिका, जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसके अंदर टोटल 17 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? टोटल 17 अध्याय हैं। और इन्हीं अध्यायों का, अध्याय मतलब चैप्टर, जैसे कोई बुक होती है उसके अंदर पार्ट होते हैं, चैप्टर होते हैं, जिनको अध्याय बोलते हैं। इसी तरीके से जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है इसके अंदर 17 अध्याय है, मतलब 17 चैप्टर हैं। और इन्हीं 17 चैप्टर में से कुछ चैप्टर्स के जो नाम हैं वो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। जैसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम प्रारंभिक है, लेकिन वो अपने सिलेबस में यहाँ नहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। जो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है नगरपालिकाओं का गठन और शासन, जो कि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर कार्य संचालन और वार्ड समिति, ये अध्याय 3 का नाम है। अध्याय 4 में क्या है? नगरपालिका संपत्ति। अध्याय 5 में है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, तो ये अध्याय 5 हो गया। अध्याय 7 में जो है नगरपालिका राजस्व है। अब देखो, नगरपालिका 5 में नगरपालिका वित्त था, उसके बाद छठा जो चैप्टर है इसके अंदर लेखा और जोखा है, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। आपके सिलेबस में क्या दे दिया? डायरेक्ट नगरपालिका राजस्व, जो कि 7वां चैप्टर है। इसी तरीके से जो ये है, ये चैप्टर्स के नाम हैं, इनको अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक्ट के तहत। और इसके अलावा जो एक्ट में जो चैप्टर्स हैं, इसके अलावा जो अपने जो सिलेबस है इसके अंतर्गत अपने कुछ नियम दिए हुए हैं नगरपालिका से संबंधित, तो इनको भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान नगरपालिका सामान्य कर एवं अनुबंध नियम 1974 है, इसको पढ़ेंगे। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, इसको भी पढ़ेंगे। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, इसको अपन नगरपालिका एक्ट पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। और जो योजनाएं दे रखी हैं सिलेबस में, इन योजनाओं को अपन साथ साथ पढ़ेंगे और इन योजनाओं को अपन बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो 8 योजनाएं आपके सिलेबस में दी हुई हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, इंदिरा रसोई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, अमृत मिशन है, हृदय योजना है और शहरी आजीविका मिशन है। ये 8 योजनाएं अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो योजनाएं हैं उसको अपन क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में कैसे बांटेंगे? जैसे योजनाएं हैं तो इसमें कुछ तो राज्य की योजनाएं होंगी, कुछ राज्य की योजनाएं होंगी, और कुछ किसकी होंगी? केंद्र की योजनाएं होंगी। तो इसको अपन अलग अलग बांट के देखेंगे। ये वे योजनाएं पढ़ेंगे जो नगरपालिका या शहरी निकायों से क्या है? संबंधित हैं। जो भी योजना शहरी निकायों से संबंधित है उन योजनाओं को अपन देखेंगे। क्योंकि पहले जो ये एग्ज़ाम है वो स्वायत्त शासन विभाग करवाता था, और पहली बार जो है इसको करवा रही है RPSC। तो जो स्वायत्त शासन की जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर कुछ योजनाएं दी हुई हैं, वो योजनाएं तो अपन सारी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो भी अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। अब अपन देखते हैं जो इस वीडियो का थंबनेल है कि नगरपालिकाओं का भारत में इतिहास। तो नगरपालिकाओं का भारत में इतिहास देखने से पहले अपन 2 चीज़ें देखेंगे। क्योंकि नगरपालिका क्या है? एक शहरी निकाय है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि शहर किसे कहते हैं। ठीक है।
और दूसरा नगर पालिका के लिए कोई भी ये जो प्रमुख शर्त है वो अपन देखेंगे। तो शहर के लिए जो प्रमुख शर्त होनी चाहिए वो ये है कि शहर में जितनी टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या निवास करती है, टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 75% जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग उसकी आजीविका का जो साधन है, मतलब वो आजीविका के लिए, मतलब कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर पैसे का जो सोर्स है उसका, पैसे कहाँ से कमाते हैं, वो जो है गैर कृषि कार्यों का होना चाहिए। गैर कृषि कार्यों का मतलब ये है कि कृषि पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो शहर की डेफिनेशन में क्या आता है, सबसे पहले कि उसकी टोटल जनसंख्या का 75% पुरुष वर्ग, महिला इसमें शामिल नहीं है, 75% पुरुष वर्ग वो गैर कृषि कार्यों पर निर्भर होना चाहिए। ये किसकी परिभाषा है, शहर की। अगर ऐसा होता है तो उसको अपन शहर कहेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त की उसमें है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। दूसरी शर्त की अगर अपन बात करें तो दूसरी शर्त में यह आता है कि अगर जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो इसको अपन कहते हैं नगर निगम। और अगर जनसंख्या 1 से 5 लाख के बीच है तो इसको अपन बोलते हैं नगर परिषद। और इसकी जनसंख्या अगर 1 लाख तक है तो इसको अपन बोलेंगे नगर पालिका। तो इसको अपन नगर पालिका कह देते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेजर शर्तें हो गई हैं। अपन ने शहर का मतलब जान लिया है और जो नगरीय निकायों के लिए जो प्रमुख शर्त होती है जनसंख्या की वो अपन ने देख ली है। अब अपन देखेंगे इसका इतिहास क्या रहा है भारत के अंदर, इसका विकास कैसे हुआ है। तो अपन ने सबसे पहले देखो अपने यहाँ पर शासन हुआ करता था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों का जब शासन हुआ करता था तो उन्होंने यहाँ पर आकर व्यापार स्टार्ट किया और व्यापार के लिए उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो उनका जो प्रमुख जो सेंटर हुआ करता था व्यापार के लिए, प्रमुख सेंटर हुआ करता था उनका भारत के अंदर 3 जगह पे, एक तो कलकत्ता में, दूसरा मद्रास में और तीसरा हुआ करता था बॉम्बे में। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फैक्ट्रियाँ स्थापित की तो इनके आसपास में जो भारत के जो व्यापारी थे वो भी रहने लगे। अब धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी। अब ये सभी लोग जो थे वो गैर कृषि कार्य करते थे, लेकिन जब विदेशों में नगर पालिका का जो सिस्टम था वो पहले से था, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, ठीक है, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, भाई यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था कौन देखेगा, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि निकाय का गठन करते हैं। निकाय का गठन किया इन्होंने कि भाई 10 व्यक्तियों का कोई मान लो समूह है, 10 व्यक्तियों का उन्होंने समूह बनाया और आज से ये जो लोग हैं 10 लोग जो मिलके हैं वो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये उनका उन्होंने काम सौंप दिया। तो इस तरीके से अगर अपन देखें भारत में तो सबसे पहले अपने भारत में नगर निकायों की स्थापना कहाँ पर हुई थी, मद्रास में। और ये कब हुई थी, 1687-88 के अंदर हुई थी। उसके बाद चूँकि अंग्रेज़ों के 3 ही मुख्य केंद्र थे, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, तो उन्होंने 1726 में क्या किया, कलकत्ता और मुंबई को भी नगर पालिका का दर्जा दे दिया। अब बात करते हैं राजस्थान में 1864 में राजस्थान में पहली बार नगर पालिका की स्थापना की गई। कहाँ की गई, माउंट आबू में की गई। अब माउंट आबू में ही क्यों की गई, क्योंकि देखो माउंट आबू क्या है, एक पर्यटन स्थल है और ठंडा प्रदेश है, पर्यटन स्थल भी है और ठंडा प्रदेश है। अब चूँकि अंग्रेज़ों का 2 ही तरह से आपने जो राजस्थान हिस्ट्री है उसके अंदर ये पढ़ा होगा कि जो एजीजी हुआ करता था अंग्रेज़ों का, वो 6 महीने उसका रहता था अजमेर में और 6 महीने कहाँ रहता था, माउंट आबू में, ठीक है। तो एक पर्यटन स्थल है, ठंडा प्रदेश है। दूसरा जो राजा महाराजा थे उनका भी हाउस, जैसे अगर देखें तो झुंझुनू में खेतड़ी का जो राजा है उसका हाउस है माउंट आबू में। तो ग्रीष्मकालीन जो आवास था ये हुआ करता था उनको, गर्मियों में वो वहाँ पर रहने के लिए जाया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पर्यटन की जो व्यवस्था थी, यहाँ पर लोग खूब आते थे, तो यहाँ पर साफ़ सफाई रहना, व्यवस्था रहना, एक व्यवस्थित तरीके से अगर यहाँ पर रहता है तो लोग ज़्यादा आएंगे। तो इस पर्यटन को देखते हुए और
इसके महत्व को देखते हुए सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो नगर पालिका की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? माउंट आबू के अंदर हुई थी। अब अपन बात करते हैं 1870 में क्या हुआ। इसके बाद 1870 में मेयो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मेयो प्रस्ताव ने ये कहा कि स्थानीय निकायों को जो है आप वे पैसे भी दो, इनका क्या करो, वित्तीय केंद्रीकरण करो, इनको पैसे मिलेंगे तो ढंग से काम करेंगे। तो 1870 में मेयो प्रस्ताव आया और उन्होंने क्या किया, स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय केंद्रीकरण का निर्माण का निर्णय लिया गया। अब देखते हैं 1882 में क्या हुआ। तो 1882 में रिपन प्रस्ताव आया और रिपन ने यह कहा कि नगरीय निकायों को निर्वाचित होना चाहिए, मतलब जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को निर्वाचित किया जाए और यही जो लोग हैं यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वही इनको चुनेंगे, इनके द्वारा चुना जाएगा और एक सदस्यों का समूह बनेगा और वही इन पर शासन करेंगे। और तो ये एक सत्ता का केंद्र इन्होंने बना दिया। इसलिए जो रिपन है उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और जो रिपन जो प्रस्ताव लेकर आया था इसको स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1907 में एक होब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया। मतलब ये शाही आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष थे होब हाउस। ये 1909 में जो है स्थानीय प्रांतों को सौंपने की सिफारिश की। होब हाउस ने जो होब हाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया था उसने ये कहा था कि आप एक काम करो, ये जो नगरीय निकाय हैं इनको प्रांतों को सौंप दो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन पर केंद्र नियंत्रण रखती थी। तो उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार के बजाय अगर प्रांतों को सौंप दिया जाए तो विकास ज़्यादा होगा। और 1935 में और इनको 1919 के अंदर सौंप भी दिया गया था, प्रांतों को सौंप दिया गया था। प्रांतीय जो सरकार थी उसका इस पर नियंत्रण हुआ करता था। उसके बाद 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 1935 का भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। और प्रांतों को स्वतंत्र करने के साथ ही जो ये नगरीय निकाय हैं ये भी स्वायत्त हो गए थे। स्वायत्त से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इनके इनकम का सोर्स था, ये टैक्स लगा सकते थे और अपनी इनकम का जो आय था, जो पैसे थे वो इनके खुद के आ सकते थे। तो ये निर्भर हो गए थे, ठीक है। पहले केंद्र सरकार से पैसे मांगने पड़ते थे, अब ये खुद टैक्स लगा के अपनी आय का सोर्स बना लिया था। और दूसरा, ये जो अपने निर्णय हैं वो स्वयं ले सकते थे, इनको बीच में कोई दखलंदाजी सरकार नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य हैं इसलिए अपने निर्णय खुद लेते हैं। तो ये क्या हो गए, स्वायत्त हो गए। अब अपन बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। स्वतंत्रता के बाद की अगर अपन बात करें तो 1954 में देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 है, उसके तहत केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद का गठन किया गया। इसका जो मंत्री हुआ करता है वर्तमान में वो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होता है। अब वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है ये आपका होमवर्क है और आप कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कौन है, ठीक है। उसके बाद जो 1958 से पहले ये जो केंद्रीय स्थानीय परिषद शासन परिषद है ये शहरी और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करती थी। लेकिन 1958 के बाद से केवल शहरी जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए कार्य करती है कौन, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद। तो उसके बाद में अपन देखते हैं कि वर्तमान में जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है। अब आप सभी को पता है कि 74वां संविधान संशोधन आया था 1992 में। 74वां संविधान 1992 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और भाग 9A जोड़ा गया और स्थानीय निकायों का इसमें उल्लेख किया गया। और जो अनुच्छेद हैं 243P से 243ZG तक ये भी इसके अंदर जोड़े गए। 243P से लेकर 243ZG में जो प्रावधान किए गए हैं वो अपन जब नगर पालिका एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही पढ़ेंगे कि नगर पालिकाओं के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो ये अपन उस दौरान पढ़ लेंगे। अब ये देखो नगर पालिकाओं का, अब ये हमने पढ़ लिया है नगर पालिकाओं का इतिहास भारत में स्वतंत्रता से पूर्व। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर नगर पालिकाओं का क्या विकास रहा है, कैसे विकास हुआ है, क्या जो है इनका इतिहास रहा है, क्या पृष्ठभूमि रही है।
तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन राजस्थान में नगर पालिकाओं का विकास देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, ये जो ईओ और आरओ का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर जो 2 पोर्शन है, एक तो जीके वाला पोर्शन है और एक ये नगर पालिका एक्ट वाला पोर्शन है, जिसको पार्ट बी कहते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 अपन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे और ये जो कोर्स जो है वो आपका निःशुल्क रहेगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको निःशुल्क जो है वो टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और ये अपन ने देख लिया है। इसके अंदर इसकी जो पीपीटी है, जो इसके जो नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम में जो है RSVGSIQ के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मिल जाएगा। और चूँकि ये जो क्लासेज हैं ये अभी ऐसे रहेंगी, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो जल्द ही आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।